और देखिए 121 जाने काल के गाल में समा गई। बाबा का सत्संग मौत के मातम में बदल गया। कई और जिंदगियां अभी भी ऐसी हैं जो अस्पताल में मौत से जूझ रही हैं और सियासत अपनी ही डगर पर चल रही है। हाथरस कांड के बाद गम है, आंसू है, गुस्सा है और सुलगते हुए सवाल भी। क्या यह हादसा नहीं, कोई साजिश थी? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपके जहन में भी उठ रहे होंगे, जिनका जवाब हम जानेंगे। हाथरस में कल क्या हुआ उसकी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे कुछ सहयोगी जुड़ गए हैं जो लगातार इस खबर पर नजर बनाकर रखे हैं। अहमद बिलाल सत्संग स्थल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, वो जगह जिसने 121 मौतें देखी हैं। अभिषेक उपाध्याय कासगंज से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, वो जगह जहां से बाबा के ताल्लुकात हैं। वीरेश पांडे एटा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविकांत मैनपुरी से हैं, जहां बाबा ने एक अलग ही साम्राज्य खड़ा किया हुआ है। और दीपक रावत हाथरस मेडिकल कॉलेज से लाइव, जहां थोड़ी ही देर पहले मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे थे, घायलों से मिले, उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की, हालात का जायजा लगातार वहां पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने लेना शुरू कर दिया था। आप सभी से एक-एक करके हम बातचीत करेंगे। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर क्या है इस हादसे से जुड़ी हुई, सबसे पहले अपने दर्शकों को वो खबर दे दें। देखिए, सीएम योगी ने साजिश की बात दोहराई है। हादसे के पीछे साजिश की आशंका मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताई। साजिश रचने वाले बच नहीं सकेंगे, कुछ लोग चोरी सीना जोरी कर रहे हैं। तो सीएम ने इस हादसे पर यह बड़ा बयान देते हुए इसे साजिश से जोड़ा और कहा कि यह साजिश है, इसके पीछे साजिश की आशंका दिखाई दे रही है। साजिश रचने वाले बचेंगे नहीं, क्या कुछ और कहा है मुख्यमंत्री ने, एक बार सुन लेते हैं। जो लोग निर्दोष लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनकी जवाबदेही भी इसके साथ तय होगी। अंदर अगर आप देखेंगे तो उनके स्वयं सेवक के सेवादार ही इस पूरे व्यवस्था का संचालन करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। लेकिन जब वही कार्यक्रम निहित स्वार्थी तत्वों के हाथों का खिलौना बन जाता है तो वह अनुशासनहीनता का नजारा वहां पर भी देखने को मिलता है। और इसका शिकार अंततः वह निर्दोष व्यक्ति होता है जो धार्मिक श्रद्धा के साथ उस आयोजन में भागीदार बनता है, क्योंकि उसको तो साजिश के बारे में पता नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में साजिश की तरफ इशारा किया है और कहा कि आशंका नजर आ रही है साजिश की। इस पर बात करने के लिए सीधे दीपक रावत आपके पास आते हैं, क्योंकि अभी तक इस मामले में लापरवाह किस तरीके से लापरवाही बरती गई, जिम्मेदारी किसकी, ये तमाम बातें, लेकिन मुख्यमंत्री ने एक अलग एंगल साजिश का दे दिया है। क्या किस तरफ इशारा उनका, और अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इन्होंने ये बात कही है, इसको कैसे समझा जाए? जी देखिए, सीधे तौर पर उनका ये कहना था कि इस तरह के सत्संग और इस तरीके के जो बड़ा आयोजन है वो पहले भी होते रहे हैं और तब इतनी बड़ी घटना कभी सामने नहीं आई। जब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँचे थे तो उन्होंने घायलों से मुलाकात की, उनके परिजनों से मुलाकात की, उनसे बातचीत की और ये समझने की खुद भी कोशिश की कि आखिर हुआ क्या था, कैसे ये इतना बड़ा हादसा हो गया। तो उस दौरान कई लोगों से जब बातचीत में उन्हें समझ में आया कि जब सत्संग खत्म हो गया उसके बाद अचानक से भीड़ भगदड़ हुई। जो वहाँ पर सेवा कर रहे लोग थे उन्होंने भी रोकने की जबरन कोशिश करी। वो क्यों रोका गया, किस तरीके से रोका गया, इतनी गर्मी इतनी उमस के बीच लोगों को वहाँ पर रहना बहुत मुश्किल था और जब उन्हें घर जाना था तो भी उन्हें रोका जा रहा था। इन तमाम चीज़ें हैं। हालांकि जब जांच रिपोर्ट सामने आएगी तो उसके बाद सामने सब सारा चीज़ें निकल कर आएंगी कि हुआ क्या होगा। लेकिन सीधे तौर पर जब मुख्यमंत्री यहाँ पहुँचे थे तो बड़े एक्शन में नज़र आ रहे थे। उन्होंने यहाँ पर मेडिकल प्रशासनिक लोगों से भी बात की, तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और वो एक एक चीज़ को बहुत करीबी से जानने और समझना चाह रहे थे। यही वजह कि यहाँ से निकलकर वो सीधा स्पॉट पर भी पहुँचे, वहाँ पर भी उन्होंने जायज़ा लिया और समझा कि आखिर किस तरह के हालात रहे होंगे जब इतना बड़ा हादसा हुआ। तो जो लोगों ने आप बीती बताई है, जो लोग उन्होंने घटनास्थल पर जाकर देखा होगा, उसको लेकर ज़रूर वो एक अधिकारियों से बैठकर बात करेंगे और जो निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद बड़ी कार्रवाई ज़रूर देखने को मिल सकती है। जाहिर है, और इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री खुद ही लगातार अधिकारियों के संपर्क में भी हैं। जब से यह हादसा हुआ है वो एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं और बड़ी साजिश की बात करते हुए। अच्छा, एक और बड़ी खबर है इस हादसे से जुड़ी हुई। देखिए, बहुत बड़ा सवाल दरअसल है ये, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री
क्यों प्रदेश में मौजूद नहीं है? यूपी में क्यों नहीं है ब्रजेश पाठक? घटनास्थल पर क्यों नहीं गए? स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में आकर क्यों मौजूद हैं? बीजेपी मुख्यालय में बीएल संतोष से मिले, बीएल संतोष को उन्होंने घटना की जानकारी दी, लेकिन प्रदेश में क्यों नहीं? जब इतना बड़ा संकट है, इतने लोगों की जान चली गई, इतनी बड़ी संख्या में लोग घायल हैं, तो ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री का प्रदेश में ना होकर दिल्ली में रहना सवाल खड़े करता है। स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, लेकिन उनकी मौजूदगी दिल्ली में है, ना कि उत्तर प्रदेश में, उनके खुद के प्रदेश में, जहां इस वक्त एक बड़ा संकट, इतने लोगों की जान चली गई, इतना बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा और देखिए प्रदेश में ब्रजेश पाठक का ना होना एक बड़ा प्रश्न यहां पर, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे प्रदेश में चरमरा रही है, कुछ सबूत इसके कैसे सामने आए हैं, जरा आपको वो तस्वीरें और कुछ बातें भी सुनवाते हैं। आदमी चले गए यहाँ से 200 के लंबे चले गए और यहाँ तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन में बताइए, नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उस पर ड्रिप लगा दे। सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। तो लोग परेशान हैं, हताश हैं और पूछ रहे हैं कि भाई आप क्यों नहीं है यहाँ पर, और किस तरीके की व्यवस्थाएं वहां पर अस्पतालों में देखने को मिल रही है। इतने बड़े हादसे, इतनी बड़ी संख्या में जान चली गई, इसीलिए यह बताता है कि स्वास्थ्य मंत्री को इस वक्त कहां होना चाहिए था। वीरेश, आपसे इस पर बात करते हैं, क्योंकि इस प्रश्न तो पूछा जाएगा आपके प्रदेश में, जहां आपकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे संकट में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कम से कम दुरुस्त हो। आप नहीं है प्रदेश में, आपकी मौजूदगी दिल्ली में है। देखिए, कोई भी यहाँ घटना हुई प्रदेश में 2017 से मैं देख रहा हूँ, चाहे स्वास्थ्य मंत्री कोई भी रहा हो, ब्रजेश पाठक रहे हों और उनसे पहले के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, मुख्यमंत्री प्रोएक्टिव हैं। वो घटना स्थल पर खुद जाते हैं, खुद कमांड संभालते हैं, खुद मॉनिटरिंग करते हैं, खुद अधिकारियों को निर्देशित करते हैं, जिला प्रशासन को निर्देशित करते हैं और लगातार वो टच में रहते हैं। उन्हें किसी मंत्री की कोई जरूरत कभी नहीं पड़ी, क्योंकि वो अधिकारियों के भरोसे वो बहुत सारे प्रदेश को चलाने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अपने अधिकारियों पर मुख्यमंत्री का भरोसा भी है। सवाल तो जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिर स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं है यहाँ पर। सवाल खड़ा होना भी चाहिए, लेकिन पार्टी 2024 के रिजल्ट के बाद आपसी जो गुटबाजी है उससे झेल रही है, लड़ रही है, आपस में संघर्ष है। इसलिए इस संघर्ष का जो परिणाम देखने को मिल रहा है वो तमाम चीजें आपको कैबिनेट की बैठक में भी देखने को मिलेगा। कई बार कैबिनेट के वो महत्वपूर्ण लोग कैबिनेट में नहीं आते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं। तो दिल्ली और लखनऊ की दूरी इस वक्त कम हुई है और ज्यादातर जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली में कैंप कर रहे हैं और पार्टी के बड़े नेताओं को वो अपनी बातों को रख रहे हैं, उनकी समीक्षा चल रही है। यानी 24 में जो रिजल्ट आया है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी समीक्षा की जा रही है, क्योंकि 27 देखा जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। भारतीय जनता पार्टी की यूपी कोर कमेटी की बैठक जो होती है उसके मेंबर भी हैं। अभी एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी, वो समीक्षा रिपोर्ट हाईकमान तक पहुंचनी है। तो ये उथल पुथल का माहौल सारी बातें एक तरफ है, लेकिन अगर आपको चुना गया है, आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, ये महकमा आपका है, तो अगर संकट है तो आपको उत्तर प्रदेश में, आपके खुद के प्रदेश में होना चाहिए था, और इसीलिए ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। वीरेश, आप रहिएगा मेरे साथ। एक बड़ा सवाल अब और यहां पर हाथरस हादसे का जो मुख्य गुनहगार है, जो मेन गुनहगार है, वो बच कैसे गया, क्योंकि एफआईआर में साकार हरि का नाम ही नहीं है। मुख्य सेवादार समेत आयोजकों पर एफआईआर दर्ज हुई है। गैर इरादतन हत्या, सबूत छिपाने का आरोप। सीएम योगी के सामने भी एफआईआर पर सवाल उठे, क्योंकि उसमें शामिल ना किया जाना, एफआईआर में नाम ना होना साकार हरि का, आखिर क्यों, इसके पीछे की वजह क्या है, अभिषेक आपसे समझते हैं। क्योंकि बाबा को सुनने के लिए इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे, तो क्या बाबा इस पूरे घटनाक्रम से साइड हो सकते हैं? एफआईआर में उन्हीं का नाम नहीं है, ऐसा कैसे? देखिए, ये सबसे बड़ा सवाल है और मैं अभी जहां पर खड़ा हूं ये बाबा का गढ़ है, यही वो बाबा का भव्य आश्रम। देखिए, यहां से लेकर के वहां तक ये आश्रम फैला हुआ है और अब यही सवाल आ रहा है कि इतनी बड़ी घटना घट जाती है, बाबा का नाम क्यों नहीं है? और जबकि वहां पर कुछ बातें सामने आई हैं, 80,000 की परमिशन, उससे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। हमारे साथ में राकेश भी हैं। राकेश लगातार पिछले 15-20 साल से बाबा को कवर कर रहे हैं। राकेश, ये क्या रसूख है बाबा का कि नाम एफआईआर में इतनी बड़ी घटना घट गई है? ये बाबा का रसूख है क्या?
देखिए अभिषेक जी, मुझे लगता है वर्तमान पॉलिटिकल सिनेरियो में बहुत बड़ा एक माइलेज लेने के लिए जानबूझकर बाबा का नाम इस एफआईआर से छोड़ा गया है। आपने देखा होगा लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से पूरा एससी वोट डाइवर्ट हुआ है इंडिया गठबंधन की तरफ, तो मुझे लगता है पूरी सरकार पॉलिटिकल बिल्कुल पॉलिटिकल एंगल मुझे पूर्ण बात कर रहे हैं। और ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है, ये कहा जाता है, जो कि बाबा को फॉलो करता है। ये लगातार भाई बात की जा रही है, क्योंकि जो तथ्य सामने आ रहे हैं मौके से शिरीन, और जिस तरह से लोग बातें बता रहे हैं, उसके बाद आप जो मेन चेहरा है उसको आप एफआईआर से बाहर कर दें। और देखिए एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, अगर आपको जांच में नहीं मिलता है तो आप चार्जशीट में नाम ड्रॉप कर दीजिए, आप एफआईआर में नाम कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? तो ये एक बड़ा मसला है कि किस तरह से बाकायदा एक जानबूझ करके ऐसा प्रतीत होता है ये कदम उठाया गया है, ताकि वो जो वोट बैंक वाला चक्कर है, इसकी चर्चा यहाँ पर जबरदस्त है। और बाबा के रसूख का भी बात है, तमाम आईएएस आईपीएस और आईआरएस बताए जाते हैं जो बाबा के दरवाजे पर मथा नवाते हैं। तो ये सारी चीजें सामने आ रही हैं इसमें। और जाहिर है कि फिर वही प्रश्न कि क्या कौन बचा रहा है बाबा को, क्योंकि अब तक बाबा पुलिस की प्रशासन की पहुंच से बाहर है। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए। इस मामले में देखिए 121 जिंदगियां खत्म हो गई हैं, तो ऐसे में सवाल तो पूछेंगे हम प्रशासन से भी और सरकार से भी। सवाल यहां पर यह है, प्रशासन से सवाल क्योंकि यहां पर सबसे पहले बनता है, तो सवाल महत्वपूर्ण ये कि 80,000 की परमिशन, 2.5 लाख की भीड़ वहां पर कैसे जुट गई, जब परमिशन महज 80,000 की थी। साकार हरि के सेवादारों के सहारे 2.5 लाख लोगों को क्यों छोड़ा गया? पुलिस ने, प्रशासन ने कोई इंतजाम क्यों नहीं किया? एफआईआर में बाबा साकार हरि का नाम क्यों नहीं है? तस्वीरें भी आप जरा देखेंगे तो अंदाजा लगेगा कि पूरा वो जो मैदान है वो किस तरीके से भरा हुआ था। 2.5 लाख लोग, एफआईआर में क्यों नहीं है नाम? करीब 2 बजे घटना के बाद बाबा मैनपुरी गया, क्यों नहीं रोका गया? भाई एक बड़े काफिले के साथ वो निकलता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी की भी नजर से बचकर वो वहां से मैनपुरी पहुंच गया? बाबा को हाथरस से मैनपुरी जाने में 3 घंटे का समय यहां पर लगा होगा। क्या आप सोते रहे? प्रशासन क्यों नहीं समय पर जागा, क्यों नहीं सजग हुआ और क्यों नहीं बाबा को पकड़ा गया? एक महत्वपूर्ण सवाल। 24 घंटे से बाबा को पकड़ पाने में उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम क्यों है? अब तक बाबा पहुंच से बाहर क्यों है? यहां पुलिस प्रशासन पर सवाल। हर बार लाखों की भीड़ जुटती है, सरकार ने गाइडलाइंस क्यों नहीं इसे लेकर तय की? यह भी एक सवाल है कि जब आपको पता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पर जुटते हैं, तो क्यों नहीं आखिर इसे लेकर पहले से ही जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए? बिलाल का रुख करते हैं। बिलाल, ये तो वाकई वाजिब सा सवाल है कि बाबा कोई ऐसे तो निकल जाता नहीं है एक गाड़ी में बैठकर, बाकायदा लाव लश्कर के साथ लग्जरी गाड़ियों का एक काफिला होकर गुजरता है, और क्या बाबा किसी की पकड़ में नहीं आया? ये 3 घंटे के रास्ते में बाबा को पकड़ना, उस तक पहुंचना इतना मुश्किल हो गया था? बिल्कुल शिरीन, देखिए ये बात हमें और राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को भी समझनी चाहिए कि जो लापरवाही और जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है वो कदम कदम पर सामने आ रहा है, ना सिर्फ आयोजकों की तरफ से बल्कि पुलिस प्रशासन की भी तरफ से हर कदम पर एक लापरवाही जो है वो सामने अब उजागर हो रही है। प्रशासन की तरफ की अगर हम बात करें तो 80,000 लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत थी, 3 गुने से ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है, प्रशासन को पता नहीं चलता है। इसके बाद जो पुलिस पर्सनल यहाँ पर डिप्लॉय हुए थे उनकी संख्या जो है वो उतनी नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। इसके अलावा बाबा का नाम, जो आपने सवाल उठाया कि बाबा का नाम एफआईआर में क्यों नहीं है, कई लोग ये बात कह रहे हैं कि बाबा घटना के वक्त नहीं थे, शायद इस वजह से उनका नाम नहीं है। तो बाबा को अभी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि अगर बाबा को पता था कि उनके काफिले की जो धूल है अगर उसको लोग प्रसाद के रूप में रखते हैं, तो फिर उन्होंने पहले क्यों नहीं मना किया अपने श्रद्धालुओं को? क्योंकि बाबा को यह बात पता थी कि जिस जगह पे ये सत्संग हो रहा है वहां पर 2.5 से 3 लाख की भीड़ जो है वो इकट्ठा हुई है, और जब उनका काफिला यहां सत्संग सभा से जाएगा तो लोग, वही भीड़ जो उनका प्रवचन सुन रही थी, वही भीड़ का जन सैलाब जो है वो उनकी गाड़ी के पीछे भागेगा, दौड़ेगा, दौड़ लगाएगा। तो फिर ऐसे में बाबा ने उनको क्यों नहीं रोका? उनके अनुयायियों के ऊपर जाहिर तौर पर यह भी लापरवाही का आरोप जो है वो जरूर लगेगा। तो एक तो आयोजनकर्ता की लापरवाही सामने आ रही है कि कैसे इतना बड़ा भव्य आयोजन करा दिया गया बिना किसी इंतजाम के, लेकिन बाबा को भी अभी क्लीन चिट बिल्कुल नहीं दी जा सकती। उनकी भी जिम्मेदारी जो है क्या हो सकती है, यह जांच का विषय है।
जी कहकर पल्ला तो नहीं झाड़ा जा सकता कि जिस वक्त ये हादसा हुआ बाबा वहां मौजूद नहीं थे, क्योंकि बाबा तो छोड़कर चले गए। अब इतनी बड़ी संख्या में अपने वहां पर जो लोग जुटे थे उन्हें सुनने के लिए, उन तमाम लोगों को वहीं छोड़कर बाबा तो निकल गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज की नजर बनी हुई है। तो हाथरस हादसे की जांच को लेकर एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जांच करेंगे, उनकी निगरानी में यह जांच होगी। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी इस टीम में होंगे। तो न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज इस जांच की निगरानी करेंगे, उन्हीं की निगरानी में यह जांच होगी। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज की निगरानी में, रिटायर्ड जज की निगरानी में यह जांच होगी। इसकी जानकारी खुद योगी आदित्यनाथ ने दी है। अब जरा इस बड़ी वॉल पर आपको कुछ जरूरी बात बताते हैं। हाथरस की ये पूरी हॉरर स्टोरी आप समझिएगा। इस मामले से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, 2 लाख से ज्यादा भीड़ वहां पर मौजूद थी। वहां 2 लाख से ज्यादा लोगों की संख्या थी। सत्संग के बाद बाबा निकला तो पब्लिक उनके पीछे दौड़ी और बहुत भगदड़ वहां पर क्यों मची इसे समझिएगा। बाबा के चरणों की धूल उठाने के चक्कर में भगदड़ मच गई। लोग उनके चरणों की धूल उठाना चाहते थे। बाबा की निजी आर्मी श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की हुई। जो सेवादार थे, जिसे निजी आर्मी तक कहा जाता है, लोग भागे तो दलदल, ऊंची नीची जमीन पर फिसलकर लोग गिरना शुरू हो गए। एक के ऊपर एक लोग गिरते चले गए। 2 लाख लोगों के कार्यक्रम की परमिशन नहीं ली गई थी, क्योंकि महज 80,000 लोगों की ही वहां पर जुटने की जानकारी थी और इसी की परमिशन मिली थी। और अब इस पूरे मामले पर कई जगहों पर जांच टीम जो है वो भी पहुंच रही है। अच्छा, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भी है, आप देखिए ये जो बड़ा होर्डिंग है, इस तरीके के तमाम होर्डिंग्स हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो बाबा के कार्यक्रमों का आयोजन होता है उसके लिए यहाँ पर ये बांस बल्लियाँ भी रखी हुई हैं। ये वो बैकअप रूम है जिसे स्टोर रूम की तरीके से भी इस्तेमाल किया जाता है और जो मैन पावर है उसको यहाँ पर रुकाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर उनके कार्यक्रमों से संबंधित मीटिंगें भी होती हैं जो उनके कर्मचारी आपस में करते हैं। यहाँ पर 1-2 रूम नहीं है, आगे ये जो रूम है इसमें देखिए ताला लगा हुआ है और इसमें हम दिखाते हैं कि इसी तरीके की सामग्रियां रखी हुई हैं। कहीं पर चारे की भी व्यवस्था है, कहीं पर सीमेंट रखी हुई है, बालू रखी हुई है और तमाम गद्दे रखे हुए हैं। यहाँ पर आप देखिए तमाम और गद्दे और इस तरीके के सामान हैं। यहाँ पर पेंटिंग का भी सामान हमको दिखाई दे रहा है, तमाम पेंटिंग का सामान है। और जो होर्डिंग्स हमने आपको पीछे दिखाई वैसी उससे और बड़ी होर्डिंग्स हैं। एक देखिए ये एक होर्डिंग है और एक ये होर्डिंग है। ये देखिए ये सबसे बड़े आकार की होर्डिंग है, यानी ये वो बैकअप रूम है जिसमें बाबा के बड़े कार्यक्रमों का जो सामान है वो रखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ऐसी बड़ी होर्डिंग नहीं है, ये देखिए ऐसी तमाम होर्डिंग हम देख रहे हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से ज़्यादा इतनी बड़ी होर्डिंग्स हैं। और इस तरीके से यहाँ पर ये जो लेकिन स्थल है, ये हम आपको बता दें कि ये जो बाबा के कार्यक्रमों का बैकअप रूम है ये दरअसल वही आइडियल महाविद्यालय है जिसकी टूटी फूटी बिल्डिंग हमने आपको बाहर से दिखाई थी और ये शंका जाहिर की थी कि बाबा का इस पर कब्जा है। हालांकि जो बाबा का आश्रम है वो इसके ठीक सामने है और ये जो बिल्डिंग है ये बाबा के आश्रम की बिल्डिंग से काफी पहले बनी हुई है। तो बाबा के आश्रम मैनपुरी और उसके सामने जो बिल्डिंग है उसे किस तरीके से बाबा इस्तेमाल कर रहा है, वहां से हमारे संवाददाता रविकांत की आपने रिपोर्ट देखी। तो हाथरस हादसे पर यह बड़ी कवरेज, सीधे ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं हमारे संवाददाताओं के जरिए, जो अलग अलग जगहों पर आप इस वक्त देख भी पा रहे हैं। हर एक जानकारी जुटाकर आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक जानकारी मिल रही है, हाथरस में अब राजनीतिक दौरों की भी शुरुआत हो गई है। कांग्रेस का डेलीगेशन हाथरस पहुंचा है। अजय राय के साथ कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं। पीड़ित परिवारों से मिले हैं अजय राय।
तो अब इस मामले में जैसा सियासत शुरू हो भी गई है, आरोप भी प्रत्यारोप भी आप देख रहे हैं, और ऐसे में हाथरस में कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा है पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। क्या कहना चाहिए? निश्चित तौर से बहुत ही दुखद है और ये सरकार पूरी तरीके से असंवेदनशील है। जिन्होंने आयोजनकर्ताओं को इन्होंने परमिशन दिया और उसमें कितने लोग आए, मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सरकार दोषी है, विफल है, और जो प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने ये परमिशन दिया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो आयोजन करता हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने पहले ही दिन हाथ से कह दिया था कि 2 लाख रुपए राज्य सरकार, 2 लाख रुपए केंद्र सरकार देगी, वहीं घायलों को उचित मुआवजे के साथ 50 हजार के इलाज भी मुहैया कराया जाएगा। नहीं, 2-2 लाख से नहीं, कम से कम जो मृतक है उनको 1 करोड़ रुपए की उनको मुआवजा दिया जाए, सहयोग दिया जाए, और उनको सरकारी नौकरी दी जाए, और जो घायल हैं उनको कम से कम 25 लाख रुपए सहयोग किया। घायलों से आप मिलकर आ रहे हैं, वर्तमान स्थिति क्या लग रही है आपको, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि इनके पास संसाधन है नहीं, बिजली तक नहीं उपलब्ध है और इलाज नहीं कर पा रहे हैं। इनको बेहतर इलाज के लिए तत्काल इनको बाहर भेजना चाहिए, जिससे इनकी समुची व्यवस्था हो सके और वो तो पीड़ित परिवारों से मिले हैं अजय राय, कांग्रेस का ये डेलीगेशन पहुंचा है। दीपक, आपसे इस पर बात करते हैं, क्योंकि अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अजय राय जो बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ पहुंच गए। दीपक जी बिल्कुल, लगातार नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर जारी है शिरीन, और तस्वीरें हमने पहले भी देखी कि यहाँ पर सिर्फ जिला अध्यक्ष के तौर पे नहीं, कई सारे सांसद भी पहुँचने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जब तक मुख्यमंत्री को आना था तब उनको रोका गया, और उसके बाद कई लोग यहाँ पर आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा भी यहाँ पर पहुँची थी, घायलों से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि महिलाएँ सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान है, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है उसमें जो पीड़ित है उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, जो मृतक हैं उनमें भी महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, छोटे बच्चे भी इस दौरान रहे हैं। तो उन्होंने भी कहा है कि इसकी इंक्वायरी वो भी करवाएंगी और पता लगाएंगी कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या है। और स्टेट गवर्नमेंट से उन्होंने ये रिक्वेस्ट करने की भी बात कही है कि इनका ठीक प्रकार से इलाज हो सके, अगर यहाँ बेहतर इलाज नहीं होता है तो कहीं बाहर इनका इलाज किया जाए। लेकिन सीधे तौर पर राजनीति इस पर लगातार हो रही है। तमाम नेता जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, और जो सरकार के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा का कनेक्शन जो है वो पहले के लोगों से भी रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी की बात करें, उनसे भी उसके ताल्लुकात रहे हैं। तो हर कोई अपने अपने पाले से गेंद दूसरे पाले में डालने की कोशिश जरूर कर रहा है, लेकिन सवाल इस वक्त ये है जो सबसे ज़रूरी है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया, इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेदार लोग कौन है और उनका क्या एक्शन। सरकार पर सवाल उठाने का मौका मिल गया है और इसको लेकर अब सियासत भी देखी जा रही है। आरोप लगाते हुए सीधे तौर पर घेराबंदी सरकार की शुरू हो गई है। रहिए आप दीपक हमारे साथ। एक और बड़ी खबर, भोले बाबा से जुड़ा हुआ एक बड़ा खुलासा हुआ है। बाबा ने नारायणी सेना बना रखी थी, सुरक्षा कर्मियों में महिलाएं और पुरुष थे। बाबा ने सेवादारों को सुरक्षा में रखा हुआ था, सुरक्षा कर्मियों का खास ड्रेस कोड भी था। तो बाबा ने बाकायदा एक नारायणी सेना बना रखी थी अपनी सुरक्षा में। इन सुरक्षा कर्मियों को महिलाएं पुरुष जो इसमें शामिल थे, बाबा के सेवादार थे, यही उनकी सुरक्षा भी करते थे और बाकायदा इनके लिए एक खास ड्रेस कोड रखा गया था। तो धीरे धीरे अब इस मामले में कई चीजें खुलकर सामने आ रही हैं। भोले बाबा उर्फ सूरजपाल का पूरा कच्चा चिट्ठा आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जरूरी बातें किस तरीके से सामने आई हैं, सियासत को झुका डाला कैसे इस बाबा ने। दलित जाटव समाज में गहरी पैठ रखता है ये। बीएसपी सरकार में जलवा जलाल इसका था। बीएसपी की सरकार में कैसे राजनीतिक पार्टियों से भी इसकी साठगांठ सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी दरबार लगाते थे बाबा के आगे, पुलिस की गाड़ी स्कॉट करती थी। ये आप समझिए कि रसूख क्या था इसका। नेता टिकट के लिए दरबार लगाते थे, कैसे सियासतदान बाकायदा दरबार में पहुंचते थे। और इससे समझा जा सकता है कि बाबा के ऊपर कैसे कई लोगों का हाथ, और ये राजनीतिक संरक्षण नहीं कहेंगे इसे तो क्या कहेंगे। अभिषेक, अब इन तमाम चीजों से ये तो समझा जा सकता है कि अभी तक अगर बाबा पहुंच से बाहर है तो क्यों बाहर है, अगर उसका एफआईआर में नाम नहीं है तो क्यों नाम नहीं है, क्योंकि रसूख इतना है बाबा का।
बिल्कुल सीधा सा मुद्दा यही है कि ये सारी कहानी रसूख की, जब ये बात कही, जब सीएम कहते हैं कि साजिश है, सीएम यहां तक कहते हैं कि इसमें जो सेवादार हैं वो भीड़ को कंट्रोल करने की जगह वो रोक रहे थे बाहर निकलने से, इतनी सारी बातें सामने आ जाती हैं। उसके बाद भी जो मेन चेहरा है वो बाहर क्यों है। और मैं आपको दिखा रहा हूं, एक तस्वीर आपको दिखा दूं, ये नारायण शाकाहारी चैरिटेबल ट्रस्ट है और हम कोशिश करेंगे शिरीन की, देखिए ये दरवाजा अभी ये दरवाजा खुला हुआ है। आप जिसकी बात कर रही थी वो सेना की बात कर रही थी, मैं इसके अंदर प्रवेश कर रहा हूं। देखिए ये बाबा का पूरा आश्रम है, ये बाबा के सेवादार हैं, यही इनका यहाँ पर बहादुर नगर का यानी कि जो बाबा का गढ़ है ये उसका मेन आश्रम है। ये सब के सब बाबा के सेवादार हैं। आप सब लोग सेवादार हैं बाबा के? महापुरुष कहते हैं आप? जी जी। कब से आप लोगों का वो कहाँ है, ड्रेस वेस रहता है वो सब नहीं पहने हैं? नहीं, ड्रेस इस समय नहीं है। ड्रेस लाठी ये सब कहाँ है? अभी सादा में सादा जी हटा दिया है अभी? जी। अच्छा, तो ये ड्रेस और सादा वर्दी अभी नहीं पहने हैं, लेकिन आप देखिए ये बड़ा सा आश्रम है और ये दरवाजा किधर खुलता है भैया? इधर से ही है। ये दरवाजा, ये सारे इंतजाम और एक लाइन से मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। ये देखिए ये सब जो कमरे हैं ये अलग अलग संगत ने बनवाए हुए हैं। ये सारे कमरे सेवादारों के हैं और ये सब सेवादार यहाँ रह रहे हैं। ये बाबा का जो रहस्य लोक है उसकी एक एक तस्वीर, और देखिए इस तरह से यहाँ सेवादार रहते हैं। क्योंकि अभी अभी ये दरवाजा खुला, हम इसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ से तस्वीरें दिखाइएगा। ये जो सेवादार कहाँ से आए हैं? बाहर से? कहाँ से आए हैं? जलेसर से आए हैं। जलेसर यहाँ पर हैं। हम आज आए हैं। खाना पीना सब यहीं हो रहा है? हाँ, यहीं होता है। कब तक यहाँ रहोगे आप? हम जाएंगे 6 तारीख को। 6 तारीख को। देखिए इस तरह से सब सेवादार यहाँ पर भी हैं और यहाँ से भी बाहर एक बार तस्वीर आपको और दिखाते हैं, क्योंकि बड़ा ये बाबा का जो आश्रम है। ये देखिए ये अगली तस्वीर है, ये जनरेटर रूम है। ये देखिए ये तस्वीर किस तरह से इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। ये पूरा जो यहाँ पर जनसेट, और ये तस्वीर बाबा की तस्वीर यहाँ पर लगी हुई है। यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। आप भी सेवादार हैं क्या? सेवादार हैं। तो यहीं रहते हैं या कुछ दिन के लिए आए? नहीं, यहीं रहते हैं। आपको मालूम है इतने सारे लोगों की मौत हो गई वहाँ? हाँ, जानकारी है। बाबा कहाँ है? बाबा का तो ये गढ़ है, नहीं पता? हाँ, तो यहाँ नहीं है ये बता रहे हैं, लेकिन कहाँ है नहीं। सामने बाबा की तस्वीर आपको दिखाई पड़ रही है। ये राकेश हमारे साथ। राकेश, बहुत बड़ा आश्रम है, ये मेन यही बहुत बड़ा आश्रम है। आप देख रहे हैं बड़े बड़े जेनसेट लगे हुए हैं और कुल मिलाकर ये ऐसा रहस्य लोक है, जितना आप अंदर जाएंगे बढ़ता ही जाएगा। बड़े बड़े हॉल हैं और ये सब उनकी वीआईपी व्यवस्था की। भैया हमारा वीडियो बना रहे हैं, आप भी सेवादार हो क्या? सीधे वीडियो बाबा को जाएगा? ये तो एबीपी न्यूज पे वैसे लाइव आ रहा, देख लेना, काहे मेहनत कर रहे हो इतना। ये पूरा सिस्टम देखिए, हम लोग जैसे कवरेज कर रहे हैं, भैया आ गए और मुस्कुरा करके पूरा वीडियो बना रहे हैं। इनको आगे रिपोर्ट करना होगा। तो ये तस्वीर, और मैं एक बात आपको और जानकारी जुटाइए, मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। तो देखिए अब बाबा का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुलकर सामने आ रहा है। बाबा किस तरीके से रहता था, उसकी रिहाइश किस तरीके से, कितने बड़े बड़े एरिया में थी, महल किस तरीके से बना रखा है, ये तमाम बातें अब खुलकर सामने आ रही है। और बड़ी खबर है हाथरस हादसे पर। देखिए देश भर में सियासत भी हो रही है। इस पूरे मामले पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कड़ा कानून बनाने की मांग की है। अंधश्रद्धा को लेकर कानून बने, महाराष्ट्र की तर्ज पर बनना चाहिए कानून। गृह मंत्री को इस मामले पर बोलना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का इस पर यह बयान, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि कड़ा कानून बनाया जाए, अंधश्रद्धा को लेकर कानून बने, जिस तरीके से महाराष्ट्र में कानून है उसी तर्ज पर कानून बनना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री को इस मामले पर, इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। तो मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान जो कह रहे हैं कि इसमें कड़ा कानून बनाया जाए क्योंकि इसकी जरूरत है, और इस पर उन्होंने गृह मंत्री को भी कहा है कि उन्हें इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। बहरहाल आपको फिर से ग्राउंड जीरो पर लिए चलते हैं और रविकांत का रुख करते हैं। रविकांत, आप लगातार बाबा के आश्रम को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बताया कि आसपास भी कुछ बिल्डिंग्स हैं, कुछ स्कूल हैं जिस पर बाबा ने कब्जा जमा रखा है। बिल्कुल, इस समय हम बाबा के आश्रम के ठीक सामने हैं। आश्रम का गोल्डन गेट आपको ठीक सामने दिख रहा है। मेरी दाहिनी ओर अगर ये कैमरा घूमेगा तो ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग आइडियल महाविद्यालय नाम से एक महाविद्यालय का बोर्ड आगे लगा हुआ है
और ये एक अबंडेंट बिल्डिंग है जिस पर बाबा ने कब्जा कर लिया है। ये महाविद्यालय की बिल्डिंग है। महाविद्यालय तो कभी चला नहीं, लेकिन बाबा का कब्जा इस पर हो गया। इसके भीतर बाबा का वो सारा सामान रहता है और बाबा के लोग रहते हैं जो बाबा के आयोजनों का देखरेख करते हैं। यहाँ पर एक बड़ी फील्ड आप देख रहे हैं, बड़ा मैदान है यहाँ पर, और यहाँ पर मैदान के एक छोर पर एक मंच भी बना है। तो उस मंच पर बाबा यहाँ पर अक्सर अपना प्रवचन करते हैं और उस प्रवचन के लिए जो कुछ भी सामग्री इकट्ठा होती है उसको सजाने के लिए आसपास के इलाके को बाबा की होर्डिंग वगैरह सब इसी बिल्डिंग में रखी हुई है। और यहाँ पर बहुत सारे गद्दे रखे हुए हैं, बहुत सारे जो लोग हैं वो यहीं पर रहते हैं। ठीक है रविकांत, आप रहिए मेरे साथ। वीरेश, आपके पास आती हूँ क्योंकि अब तो ये पूछा जा रहा है, हर तरफ से यही सवाल उठ रहा है कि बाबा है कहाँ, कहाँ अंडरग्राउंड हो गया। देखिए, अगर बाबा का सवाल है तो बाबा जहां मैनपुरी की बात हो रही है, सोर्सेस से खबर यह है कि उसी जहां रविकांत हैं उन्हीं जगहों पर बाबा है। और अभी पुलिस इसलिए नहीं पहुंची है कि बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ है। समझना यह होगा कि बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हो रही है या बाबा उतना दोषी इसलिए नहीं करार दिया गया है। बाबा एक बड़ा वोट बैंक है, बाबा का बड़ा रसूख है और कम से कम ब्रज क्षेत्र में बाबा की तूती बोलती है। बसपा की सरकारों में बाबा के की गाड़ियों के आगे आगे स्कॉट चलती थी और बाबा के समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के साथ वो पोस्टर आपने देखा होगा। तो बाबा का रसूख कोई हल्का नहीं है, लाखों भक्त हैं बाबा के और पूरे प्रदेश में हैं, दूसरे प्रदेशों में हैं। तो ऐसे में बाबा एक दलित बिरादरी से आते हैं, पिछड़ों में, दलितों में, अति पिछड़ों में बाबा का बहुत महत्व है। आप देख रही होंगी कि इतनी बड़ी घटना हो गई है, लेकिन बाबा के खिलाफ बोलने वाले एक भी मिल नहीं रहे हैं, भक्त नहीं मिल रहे हैं। जिनके परिजन घायल हुए हैं, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है, वो भी बाबा के खिलाफ मुंह नहीं खोल रहे हैं। ये बाबा के प्रति आस्था है और बाबा के प्रति उनका लगाव है। बाबा एक बार आगरा में जेल भी जा चुके हैं, उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो स्याह है। तो किस चीज में गए थे जेल में? फर्जीवाड़े में गए थे। उनके किसी तरीके से उनके परिजन में किसी की मौत हुई थी और बाबा ने कहा था कि हम इसे जिंदा कर देंगे। तो आगरा की पुलिस ने उन्हें जेल में भेज दिया था सन 2000 और 2001। आपको यहाँ पर मैं रोकना चाहती हूँ, अपनी बात आप आगे पूरी कीजिएगा, लेकिन देखिए भारत से बाहर भी हाथरस कांड की गूंज सुनाई दे रही है। रूस में भी इसकी गूंज है। मोदी के दोस्त पुतिन ने हादसे पर दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति ने शोक संदेश भेजा है। राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी को शोक संदेश पुतिन की तरफ से भेजा गया और साथ ही घायलों के जल्द ठीक होने की पुतिन ने कामना की है इस शोक संदेश में। अभिषेक, पुतिन की तरफ से शोक संदेश भेजा गया। बिल्कुल, देखिए उसकी वजह यह है शिरीन की इस घटना की देश नहीं बल्कि विदेशों तक गूंज है और इतनी हृदय विदारक घटना हुई है, इतनी बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं, उसमें से इतनी लगभग मौतें महिलाओं की हुई हैं, मासूम बच्चे ये सब चपेट में आए हैं। इसने दुनिया को हिला करके रख दिया है। रूस भारत का परंपरागत दोस्त है और राष्ट्रपति पुतिन की प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनके जो रिश्ते हैं, उनकी गर्मजोशी किसी से छिपी नहीं है। और पीएम मोदी को अभी मॉस्को जाना भी है, इसी 8 जुलाई को, अभी आने वाली जो 8 तारीख है, इसमें उनको मॉस्को जाना भी है। तो ऐसे में ये अपनी चिंता जाहिर की है, रूस ने अपनी संवेदना प्रकट की है, जो मित्र धर्म है उसका निर्वहन किया है। और मैं आपको बताऊं, यहां पर जहां मैं मौजूद हूं, यहां से लेकर के कासगंज से हाथरस तक फॉरेन मीडिया तक यहां पर पहुंचा हुआ कवर करने के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इस घटना की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गई है, जिस लेवल का ये मामला है और जिस तरह की दर्दनाक मौतें हुई हैं। और ये सवाल भी उठ रहा है कि जो मेन चेहरा जो इस पूरे चीजों के केंद्र में है, उसका नाम ही एफआईआर में नहीं है। आखिर ये कौन सी प्रक्रिया है, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आप सभी इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। तो हाथरस कांड पर यह बड़ी कवरेज सीधे ग्राउंड जीरो से आप देख रहे थे, लेकिन सवाल अभी भी बना हुआ है वही कि आखिर बाबा है कहां।
बाबा को बचा कौन रहा है? कहां अचानक बाबा अंडरग्राउंड हो गया? जिस सवाल का जवाब हमारी टीम लगातार तलाशेगी। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हेमंत सोरेन झारखंड के सीएम होंगे। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, औपचारिक ऐलान होना अभी बाकी है। हेमंत सोरेन के आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक जारी। हेमंत महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए हैं। सूत्रों से ये इस वक्त की बड़ी खबर। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। हेमंत के आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक अब भी जारी है और संभवतः थोड़ी देर बाद इस बात का ऐलान भी कर दिया जाए। हेमंत महागठबंधन विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, जिन्हें बैठक जो चल रही थी, महागठबंधन विधायक दल के नेता उस बैठक में उन्हें चुना गया है। अभी भी बैठक हालांकि हो रही है, लेकिन सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि उसमें यह तय हो चुका है। बैठक के बाद इस बात की जानकारी दी जाएगी, औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन उससे पहले ही सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की ये बड़ी खबर। तो बैठक चल रही थी और अभी भी बैठक हो रही है। बैठक में लेकिन ये फाइनल हो गया। हेमंत सोरेन के नाम पर सहमति एक बन चुकी है। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। इस खबर पर बातचीत करने के लिए शशांक हमारे साथ जुड़ गए। शशांक, हेमंत सोरेन का नाम फाइनल हो गया, सूत्र यही जानकारी दे रहे हैं। शशांक, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है शशांक से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे बातचीत हम करेंगे आगे और जानकारी लेंगे कि आखिर अभी बैठक में क्या कुछ चल रहा है, कब तक इस बात का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। लेकिन सूत्रों से यह बड़ी खबर, हेमंत सोरेन के नाम पर मुहर लग गई है, जो महागठबंधन विधायक दल के नेता चुने गए हैं। एक बार फिर से रुक करते हैं। शशांक, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो इस पर पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, महागठबंधन विधायक दल की जो बैठक है वो जारी है। हेमंत सोरेन के आवास पे उन्हीं के नेतृत्व में बैठक चल रही है। जो सोर्सेस से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार उनको महागठबंधन विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। झारखंड के अगले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे। बस औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है। सभी जो जेएमएम, आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल के जितने विधायक है सभी अंदर है। जो बैठक है वो जारी है। जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, वो झारखंड से बाहर बताए जा रहे हैं और आज देर शाम वो आ सकते हैं। जब वो आएंगे तो हेमंत और जो मौजूदा सीएम है चंपई सोरेन अपने विधायकों के साथ जाएंगे गवर्नर हाउस। ओके, आप इस पर नजर रखिएगा शशांक, आप इस पर नजर रखिएगा। आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस बड़ी खबर पर ये अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।